हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी एमटीएस के लिए आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएससी एमटीएस के लिए मैंने एक प्रीवियस ईयर का सीरीज लाया है और यह डेली शाम 6:30 बजे आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगा। ठीक है, जितने भी लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाए। आज का जो क्वेश्चन है वो है 6 जुलाई 2022 में पूछा गया ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ओके, और ये जीके जीएस जो है इसमें मैं ऐसे ही नहीं, मैं इसका पूरा विथ डिस्कशन इसके बात करने वाला हूँ। और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस में, जिसको कि जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। ओके, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, तो मैंने 25 क्वेश्चन लिया है और इसका विथ जो ये जो होता है डिटेल्स, इसका भी मैंने इस पर चर्चा किया है। ठीक है, तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज से आप लोगों का एमटीएस का क्लास स्टार्ट हो गया। ये आपको 6:30 बजे मिलेंगे अलग अलग विषयों के, जैसे कि आज ये है जीके जीएस का, तो अगले दिन मैथ का, किसी और दिन किसी और चीज़ का। इस तरह से आपका क्लास डेली शाम 6:30 बजे होंगे। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले आज का एक मोटिवेशनल थॉट का, जो कि देखिए कि क्या है कि मार्गदर्शन सही हो, अगर मार्गदर्शन सही हो तो नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग इस चैनल पर बने रहे और आप लोगों का जो भरोसा है वो मैं रखूंगा। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए, इससे पहले मैं बिहार सिविल कोड का भी क्लास अभी भी चल रहा है और लिया है, तो उसका आप वीडियो देख सकते हैं। आप उसमें डायरेक्ट फैक्ट बात किया जाता है और बहुत ही कम समय में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। तो आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 जुलाई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कहना है इसका आंसर जो होगा ये कहलाता है लिंग अनुपात। जन्म दर, साक्षर दर, ये मृत्यु दर, ये तो नहीं कहेगा लगेगा। जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात। ओके, इससे अब हम बात करते हैं। अब लिंग अनुपात आया तो लिंग अनुपात से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो लिंग अनुपात जो होता है वो किसी देश में स्त्री के स्थिति की संबंध में ये बताया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए कि अभी जो विश्व की जनसंख्या का औसत जो अभी चल रहा है लिंग अनुपात, वो है प्रति 100 स्त्री पर, प्रति 100 फीमेल पर 102 मेल। ठीक है, तो अभी भी हम लोगों के देश में जो मेल है वो ज़्यादा है और स्त्रियां की संख्या कम है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें आप देख सकते हैं और लिंग अनुपात आई तो ये लिंग अनुपात जो भारत में हुई थी जनगणना, भारत की 15वीं जनगणना, क्या है? 15वीं जनगणना, जो कि 2011 में आई थी। कब आई थी? 11 में आई थी। उसके अनुसार ये जो अनुपात है लड़का और लड़कियों का 933 पर 943 हो गया है। कहने का मतलब 933 फीमेल पर 943 मेल है। ओके, तो ये जो जनगणना हुई थी ये 2011 में हुई थी और ये जनगणना अभी अभी जो हुई थी इससे पीछे वही जनगणना है 2011 में, ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, तो आप लोगों को ये जनगणना से रिलेटेड मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया इसमें। अब इससे आगे आपका इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करते हैं कि फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो जो जिस समय ये हुआ था उस समय ये करेगा, अभी कर दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो है कतर। कौन सा है? कतर। अब इसमें समझिए थोड़ा सा कि फीफा विश्व कप जो होती है उसका जो 2022 में मेज़बानी है वो कतर करेगा। ओके, इसका जो 22वां संस्करण था, ये जो संस्करण है ये 22वां संस्करण था और ये कहाँ हुआ था, तो इसमें कितने टीमों ने हिस्सा लिया था, तो सब के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें टोटल 32 टीम ने भाग लिया था। कितने टीम? 32 टीम ने हिस्सा लिया था और यह अरब जगत में होने वाला पहला विश्व कप है। ठीक है, फीफा जो है अरब जगत में होने वाला ये फर्स्ट वर्ल्ड कप है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को विश्व कप बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फीफा वर्ल्ड 2022 में कौन जीता था, तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर तीसरी बार विजेता रहा था। ठीक है, तो फीफा दोस्त का ये कौन विजेता रहा, तो ये अर्जेंटीना। कौन विजेता रहा था, तो अर्जेंटीना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका जो बात करते हैं उसके बाद जो है आने वाला 2026 में जो फीफा होगा उसका मेज़बानी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और
कनाडा द्वारा की जाएगी। अगला जो होगा वो कब होगा, तो 2026 में इसकी मेजबानी कौन सी देश करेगी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब फीफा विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी। इस बात से आप क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ स्थित है, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करते हैं वो है कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। तो नटंजलि उत्सव जो है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में। अब इसका थोड़ा सा डिटेल समझिए कि नटंजलि ये जो होता है, नाट्यांजलि हिंदू भगवान शिव की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य से उत्सव है। ठीक है, भगवान शिव की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य उत्सव है। ओके, नटंजलि 5 दिवसीय त्यौहार होता है जो महाशिवरात्रि के शुभ दिन में शुरू होता है। ओके, और ये कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। और ये जो है ये फरवरी से मार्च में प्रतिवर्ष चिदम्बरम मंदिर में भी मनाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे राज्यों में कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो सदस्यों की जो संख्या होती है वो 60 से लेके 500 के बीच में होगी। ठीक है, ये सदस्य जो है, अब देखिए कि राज्यसभा की विधानसभा की जो संख्या होती है वो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, राज्य की जनसंख्या पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका, इसमें और सी बात जो है कि अभी देख लीजिए कि कहाँ कितने हैं। तो यूपी जो होता है, यूपी में सबसे ज़्यादा है कितना, 403 संख्या है। ओके, उसके बाद पुद्दुचेरी में न्यूनतम है 30। पुद्दुचेरी में जो है ये कितना है, तो इसमें है 30। आप लोग इसको सुनिए और समझिए और लिख लीजिए। ठीक है, और सिक्किम में 32, सिक्किम में है 32, सिक्किम जो है इसमें कितना है, 32। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में 68 और दिल्ली और उत्तराखंड में 70। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे ज़्यादा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कहाँ है, तो यूपी में 403 और सबसे कम तो पांडिचेरी जिसको पुद्दुचेरी भी बोलते हैं, तो इसमें 30 है। ओके, और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें आप ये समझ गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, उसको देखिए आप जैसे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में, ठीक है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है। तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। कौन सा है, थिम्पू। आप राज्य राजधानी के बारे में थोड़े अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। ओके, उसके बाद है कि भूटान देश का क्या है खास, इसको थोड़ा समझिए। तो भूटान देश जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। भूटान जो देश है वो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। भूटान में शासन व्यवस्था जनतंत्रीय राजतंत्र है। ठीक है, जनतंत्रीय राजतंत्र है। उसके बाद इसमें हम जब बात कर लेते हैं, भूटान एक उच्च पर्वतीय देश है जिसमें उत्तर से दक्षिण दिशा में नदियां बहती है। क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा जाएगा इसमें कि भूटान की कुल जनसंख्या जो है 7.54 मतलब ये इतना लाख है। ओके, और इसका जो घनत्व है लगभग 44 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करते हैं, बोनालू क्या है। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो राज्य है तेलंगाना, किस में मनाया जाता है, ये तेलंगाना में। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद बोनालू देवी महाकाली की पूजा आषाढ़ महीने में कब करते हैं, आषाढ़ महीने। आषाढ़ महीने कब आता है, तो जुलाई से अगस्त में ये मनाया जाता है। ओके, उसके बाद है बोनालू उत्सव को चंद्रशेखर राव सरकार द्वारा 2014 में, कब, 2014 में ये राज्य उत्सव को घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा, तो चंद्रशेखर राव के द्वारा 2014 में राज्य उत्सव इसको घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का महापाषाण संरचना जिसको कब्र स्मारक बोलते हैं में कब्रों के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृतियों में स्थापित किया जाता था। तो इसका जो आंसर है वो है सांगोरा वृत्त। ओके, सांगोरा वृत्त जो है यह एक प्रकार का महापाषाण संरचना है जिनमें में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलीय आकृति में स्थापित किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, उसको आप देखिए और समझिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग पीत रस स्रावित करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर है यकृत। किसमें? यकृत। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि यकृत जो होता है मानव शरीर में यकृत अंग पीत रस स्रावित करता है। पीत रस की प्राकृतिक जो होती है वो क्षारीय होती है। कैसा होता है? तो क्षारीय होती है। पीत रस की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है और जो इसमें उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद हम अगला को इसको हम एक और दे सकते हैं कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण जो होता है यकृत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, उसको आप समझिए कि भारत में इनमें से किन संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी नोट और सिक्के को निर्मित किए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है ये है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए कि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई के गवर्नर जनरल का, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर जनरल का। अब जो होता है इसमें है कि 1 रुपए के नोट पर मैं धारक को भुगतान करने का वादा करता हूं नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये जो है 1 रुपए के नोट पर ऐसा नहीं लिखा जाता है। और नेक्स्ट जो है इसको आप समझिएगा कि आरबीआई ने जो होता है 1957 से नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली को अपनाया है, जिसके अनुसार उसे 200 करोड़ रुपये मूल्य के सोने और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि को बनाए रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार के विचारों को किसके संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ठीक है। अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की पूर्णावलोकन का सिद्धांत, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि भारत के संविधान में लिया गया है, ठीक है। तो इतना डिटेल आपका हो गया। अब देखिए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक आदि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड है, आयरलैंड से जो लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो आयरलैंड से। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन से जो है, ब्रिटेन से जो लिया गया है यह है कि विधि का शासन, विधीय प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली और भी बहुत चीज लिए गए हैं। ओके, तो ये बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन उसको आप समझिए कि सत्रिया, क्या लिखा हुआ है? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये है असम। क्या है इसका आंसर? असम, ठीक है। सत्रिया जो है असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य को वर्ष 2000 में, कब? वर्ष 2000 में भारतीय साहित्य ये शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है सत्रिया स्त्रीय को जो नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है वो शंकर देव को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो शंकर देव को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो बात करते हैं उसका समझिए। यह है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वो है गोदावरी नदी, ठीक है। अब देखिए कि गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से निकलती है और आंध्र प्रदेश तट पर बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में कौन से भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुणडेल को नामांकित किया गया था। रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1952 में, कब? 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था और 1926 में पुनः नामांकित किया गया था। ओके, उसके बाद है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल
भारतीय राष्ट्रीय नृत्य भारतनाट्यम से संबंध रखती थी और 1956 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। निम्न में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो भारत के लिए जो स्वर्ण पदक भाला फेंक में जीता है ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में ये 87.58 मीटर भाला फेंका था और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए थे। और उसके बाद नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो हरियाणा राज्य से है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद है कि डॉट डॉट में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, वाष्प, रेत इत्यादि। तो किस में ये शामिल होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है अजैविक वातावरण। अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदी, तापमान, आर्द्रता, जल, वाष्प, रेत, ये सब क्या होता है? अजैविक वातावरण है। ओके, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि भौतिक कारक के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल दाब एवं स्थलाकृति आती है। उसके बाद जो होता है वो आप समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो परमाणु त्रिज्या जो होती है वो लिथियम की सबसे अधिक होती है। इसमें अस्थायी कक्षों में त्रिज्या के लिए व्यंजक होता है। इसका कुछ सूत्र है कि Rn इक्वल टू ऐसे करके Rn इक्वल टू n स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर विषय ये एप्सिलॉन ऐसे करके बच्चा पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, इसका आप समझिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इसमें से किन देशों ने की थी? तो इसका जो आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने। ये हुआ था, देशों में हुआ था। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2021 का जो विजेता था वो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो है आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का जो फाइनल मैच हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। उसके बाद T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए कि क्या है। इसमें है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलियो तटों को क्या कहते हैं? तो सैलियो तटों को जो कहते हैं उसको कहते हैं समुद्र वृक्ष, सी क्लिप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लिप का निर्माण जो होता है तरंग द्वारा अपर्दन के कारण तट की रेखाओं के सहारे होता है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ग्रेमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था वेस्ट मीन्स ईस्ट के थ्रू, ठीक है, वेस्ट मीन ईस्ट के थ्रू ये ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में, कब? 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद जो है पंडित रविशंकर 1986 से 1992 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के राज्य मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो अकबर के जो राज्य मंत्री थे वो टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। इसमें है कि जब्ती प्रथा के आधार पर टोडरमल ने 2 नए सुधार कार्यक्रम लागू किए जो आईने दलहासा 10 साला कहलाया था। इसमें जो होता था आईने 10 साला के तहत जमीन 4 श्रेणियों में बांटी गई थी, पोजल, पड़ौती और चाचर एवं बंजर। उसके बाद होता था कि पोजल का जो था, पोजल प्रतिवर्ष उपज वाली भूमि थी, पड़ौती 1 या 2 वर्ष में प्रति छोड़े जाने वाली भूमि थी, चाचर 3-4 वर्षों में छोड़ी वाली थी और बंजर भूमि पर खेती नहीं किया जाता था और न ही भू राजस्व उस पर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज और जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था को पुनर्जीवित किया? तो किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो है बी, सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1943 में, कब? वर्ष 1943 में
भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया। उसके बाद है कि प्रथम आजाद हिंद जो फौज था वो जिंता में बनी और यह स्वतंत्रता लीग के अंतर्गत काम कर रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 25 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज सरकार ने अमेरिका तथा ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। और था आज़ाद हिंद फौज ने पहली बार 4 फरवरी 1944 को आराकान युद्ध के मोर्चे पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो था विजय हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलूरी सीता राम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये जो थे ये थे आंध्र प्रदेश के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के विद्रोह का नेतृत्व करता अलूरी सीताराम राजू थे। ठीक है, 1879 ईस्वी में। कब? 1879 ईस्वी में हुए रंपा विद्रोह का मुख्य कारण था तारी निकालने पर रोक लगाना। और 1880 ईस्वी में जो रंपा विद्रोह का दबदबा किया गया था वो था 1922 में पुनः सीताराम राजू के नेतृत्व में वन कानून एवं साहूकारों के शोषण के विरोध हो गया था, विद्रोह हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो ये था आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय के वर्गीय परिवार एवं स्वयं के मकान को मुहैया कराना था, जिसमें 30-30.5 लाख लोगों की था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष में क्या पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसमें है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के साथ मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र नामक विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनती है। उसके बाद थोड़ा सा समझिए कि सुंदरवन डेल्टा, इसमें एक आता है सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाली सुंदरी पादप के कारण पड़ा है। उसके बाद है भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो कि विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। कितना है? 7%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो इसका जो लेखक है वो है गेलियन फ्लिन ने इस बुक को लिखा है। और इनका जो था वो ये समझिए कि गेलियन फिलिप एक अमेरिकी लेखक है। इसके द्वारा लिखी गई थी। उपन्यास शीर्षक के ऑब्जेक्ट्स, डार्क प्लेग्स एवं गॉन गर्ल ने लिखा था। जेमन गुलेट द्वारा लिखी गई द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुक पुरस्कार दिया गया था। तो आज का जो ये है, आज का जो सीरीज है, आज हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, अगला टॉपिक जो होगा उसको आप समझिएगा कि नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इस तरह से मैं पूरा एकदम प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और देखिए दोस्तों कि बिहार सिविल कोड के लिए भी करंट अफेयर का और जो जीके जीएस और करंट अफेयर का जो मॉक टेस्ट है वो चल रहा है। ओके, तो आप लोग इसको भी, अगर आप लोग बिहार सिविल कोड की तैयारी करते हैं तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर ले। और इस पर जो देखिए कि आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी या प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।